Hello everyone, welcome to our channel शिक्षा चैम्बर. This is Amy. और ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम प्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है सीखने वाले हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. वेलकम स्टूडेंट्स. तो प्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है इसको देखने से पहले हमें देखना होगा कि प्लेंट होती क्या है. कि प्लेंट होती क्या है, प्लेंट लगाई किसके द्वारा जाती है और प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती हैं. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्लेंट किसे कहते हैं. प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है प्लेंटिफ के क्लेम को, जिसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया जाएगा. और कोर्ट कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होना चाहिए. मतलब कि प्लेंट एक तो हमेशा और हमेशा कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ करता है. और दूसरा कि प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ किसी चीज को क्लेम करने के लिए कोर्ट के आगे लगाता है. तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लेंट को लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कोर्ट में प्लेंट को लगाया जाना चाहिए. तो इसको कोर्ट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं. पहला तरीका कि जब मैटर आपका 1 रुपए से लेकर के 2 लाख तक के रुपए यानी कि 2 लाख तक की अमाउंट से रिलेटेड हो, तो हम क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन. ठीक है, कितनी अमाउंट? 1 रुपए से लेकर के 2 लाख की अमाउंट को हम JMFC यानी कि JM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में लगाएंगे. और दूसरा कि अगर आपका मैटर रिलेट करता है कितने रुपए से? 2 लाख से 5 लाख तक के रुपयों तक, तो हम प्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में. और अगर हमारा मैटर रिलेट करता है 5 लाख से अनलिमिटेड अमाउंट तक, तो प्लेंट कहाँ फाइल होगी? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज के अंदर फाइल होगी. तो हमने देखा कि कोर्ट कैसे डिसाइड होगा कि किस कोर्ट में प्लेंट लगेगी. 3 तरीकों से. 3 तरीके कौन से हैं? पहला कि अगर आपकी अमाउंट है 1 रुपए से लेकर के 2 लाख तक की, तो JMFC के अंदर JMFC कोर्ट के अंदर प्लेंट लगा दो. अगर आपकी अमाउंट है 2 लाख से 5 लाख के बीच की, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्लेंट लगेगी. और अगर आपकी अमाउंट है 5 लाख से मतलब अनलिमिटेड है, 5 लाख के बाद अनलिमिटेड है, कितनी भी हो सकती है, तो हम लगाएंगे हमेशा और हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज की कोर्ट में. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. कंटेंट्स ऑफ प्लेंट. कंटेंट क्या होंगे प्लेंट के? कैसे लिखी जाएगी? क्या हम मतलब क्या पैटर्न क्या होगा प्लेंट को लिखने का? तो सबसे पहले प्लेंट के अंदर होना चाहिए हेडिंग एंड टाइटल. क्या होना चाहिए? हेडिंग एंड टाइटल. दूसरा बॉडी ऑफ प्लेंट यानी कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सबमिशन है, किसके मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको प्लेंट लगाने की जरूरत पड़ी. ठीक है. कॉज ऑफ एक्शन मतलब रीजन, कैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ, उसको कॉज ऑफ एक्शन. फिर हमें करना होता है क्लेम ऑफ वैल्यूएशन, कितनी कितनी वैल्यू का क्लेम कर रहे हो. फिर हमें देखना होता है जुरिस्डिक्शन, क्या जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट का, मतलब अब तुम कहीं ऐसे कोर्ट में तो नहीं लगा रहे जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. फिर हमें देखना होता है कि आपने लिमिटेशन के अंदर तो फाइल की है ना प्लेंट, कहीं लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है. और उसके बाद क्या रिलीफ चाहिए प्लेंटिफ को, उसको मेंशन करना होता है. और उसके बाद होता है वेरिफिकेशन. लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन हमेशा प्लेंटिव के थ्रू होगा क्योंकि प्लेंट लगाई जा रही है किसके थ्रू? प्लेंटिव के थ्रू. तो वेरिफिकेशन भी किसके थ्रू होगा? प्लेंटिव के थ्रू ही होगा. चलिए आगे देखते हैं. अब देखते हैं कि हेडिंग और टाइटल के रूल्स क्या है. क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें हेडिंग और टाइटल के अंदर मेंशन करनी होती है. तो सबसे पहले मेंशन करना होता है हमें कोर्ट का नाम, द नेम ऑफ कोर्ट.
क्या, फॉर एग्जाम्पल इन द कोर्ट ऑफ ABC, और आगे हमें लिखना होता है प्लेस, किस जगह का कोर्ट है वो। याद रखिए ये प्लेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसी से फिर हमारा जुरिस्डिक्शन का पॉइंट निकल कर आएगा। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि ये कोर्ट के नाम के अलावा क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेगा हेडिंग और टाइटल। ठीक है, सबसे पहले का सूट नंबर। याद रखिए सूट नंबर जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एज इट वैसे ही लिखना होता है, डैश डैश लगा के, क्योंकि जो सूट नंबर है ना वो हमें कोर्ट इशू करता है। हमें अपनी मर्जी से कोई भी मुंह उठा के ऐसे 45 46 ऐसे नहीं लिखना होता, वो हमेशा कोर्ट ही डिसाइड कर इशू करके देगा, फिर वो यहाँ लगेगा। एज इट ऐसे छोड़ के आना है आपको। दूसरा है प्लेंटिव्स इंफॉर्मेशन। प्लेंटिव की डिटेल्स लिखनी होगी। क्या क्या डिटेल्स होंगी, नेम होगा, उसके फादर का नेम होगा, फिर उसकी एज कितनी है, उसकी कास्ट क्या है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद हमें डिफेंड वर्सेस, यहाँ बोला मत, यहाँ लगाना होता है वर्सेस। ठीक है, तो डिफेंडेंट की डिटेल्स देनी होती हैं कि डिफेंडेंट किसके खिलाफ मतलब किन दो पार्टीज के अंदर डिस्प्यूट है। ठीक है, प्लेंटिव की डिटेल्स में क्या आएगा, सेम नेम, फादर्स नेम, ठीक है, एज, कास्ट, एड्रेस। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट ऑफ सूट, जैसे हम बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे सेम वैसे ही। सब्जेक्ट क्या है, किस किस वजह से लगा रहे हो, किस कारण से लगा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो, तो सब्जेक्ट में मेंशन करना होता है। और उसके बाद लास्ट में होता है अपना कोर्ट फी का मतलब कि कितनी कोर्ट फी आपने पेड की। तो याद रखो हेडिंग और टाइटल के अंदर हमें सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन करना होता है, उसके बाद सूट का नाम मेंशन करना यानी कि सूट नंबर मेंशन करना होता है। फिर हमें मतलब लिखना होता है कि प्लेंटिफ्स की डिटेल्स, फिर डिफेंडेंट की डिटेल्स, फिर सब्जेक्ट किस बारे में है ये प्लेंट, किस चीज़, किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम ये प्लेंट को डाल रहे हैं, उसके बाद कोर्ट फीस। फिर आता है बॉडी ऑफ प्लेंट। दूसरा और मेजर पार्ट जो हमारी प्लेंट का होता है वो होता है बॉडी ऑफ प्लेंट। तो बॉडी ऑफ प्लेंट के अंदर हमको सिर्फ फैक्ट्स लिखने होते हैं। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक की जो भी फैक्ट्स हैं हमें वो लिखने होते हैं। तो देख लेते हैं फिर उसके मतलब उसके बाद हाँ कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन को भी डिस्क्राइब करना होता है फैक्ट्स के बाद कि किस वजह से आपका क्या क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्या रीजन थे कि डिस्प्यूट मतलब अराइज हो गया ना, उसके रीजंस देने होते हैं। फिर देना होता है हमें नॉलेज, मतलब कोर्ट को बताना होता है कि कितनी वैल्यू का क्लेम कर रहे हैं हमें, मतलब कितना नुकसान हुआ है, और पूरा उसको टोटल करके क्लेम ऑफ वैल्यूएशन। फिर हमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखना होता है कि जिस रीजन देना होता है कि हमने इसी की स्पेसिफिक कोर्ट के अंदर क्यों लगाई प्लेंट। ठीक है, फिर लिमिटेशन बतानी होती है कि हमने विद इन लिमिटेशंस किया है या मतलब बाहर जाके लिमिटेशंस के किया है। उसके बाद व्हाट रिलीफ वांट फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से आप क्या रिलीफ चाहते हैं हमें वो बताना होता है। कौन चाहेगा रिलीफ, यहाँ प्लेंटिफ चाहेगा। यहाँ ना थोड़ा टेक्स्ट में एरर आ गया, वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन फ्रॉम दी प्लेंटिव साइड। प्लेंटिव को वेरिफिकेशन देना होगा कि भाई जो जो चीज़ें मैंने लिखी है वो ट्रू है, बिल्कुल अपने होशो-हवास में लिखी है, किसी की दबाव में नहीं लिखी। तो ये वेरिफिकेशन का एक पॉइंट आता है। उसके बाद यहाँ प्लेंटिव के सिग्नेचर आ जाते हैं। चलो अभी देख लेते हैं बॉडी ऑफ प्लेंट में हमने क्या देखा। फैक्ट्स हमें लिखने होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन लिखना होता है, वैल्यूएशन लिखनी होती है, जुरिस्डिक्शन लिखना होता है, लिमिटेशन लिखना होता है, रिलीफ और वेरिफिकेशन, फिर सिग्नेचर दे देनी होती है प्लेंटिफ की। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे लिखी जाती है प्लेंट। अगर आपको फैक्ट्स दे दिए तो वेल एंड गुड, अगर आपको फैक्ट्स नहीं दिए तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम कर रहे हैं वो हमने इमेजिन ही किए हुए हैं कि प्लेंट ड्राफ्ट करनी है हमें किसके लिए, रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी। यहाँ मनी है, किस चीज के लिए कर रहे हो आप, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, उसके लिए हम प्लेंट लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो हमने लिखा हुआ है हेडिंग एंड टाइटल, जो हमने पहले पढ़ा था कि शुरुआत किससे होनी चाहिए प्लेंट की, हमेशा और हमेशा हेडिंग और टाइटल से। तो देखो हमने हेडिंग और टाइटल में क्या मेंशन किया है, कोर्ट का नाम। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन है, तो साफ पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन है, तो कितनी अमाउंट का केस हो सकता है,
5 लाख से कुछ ज़्यादा भी होगा, अनलिमिटेड अमाउंट जो हमने देखी थी। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितनी अमाउंट तक का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट जज में लगी है। और उसके बाद सिटी मेंशन करनी होती है कि किस चीज़, सॉरी, किस शहर, किस सिटी का है ये कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें देना होता है सिविल सूट नंबर। देखो यहाँ मैंने खाली छोड़ी हुई है जगह, आपको भी खाली छोड़ के आनी है। ठीक है, उसके बाद हमें पार्टीज की डिटेल देनी होती है। सबसे पहले हम किसकी देंगे? प्लेंटिफ की। कौन लगा रहा है? प्लेंटिफ की देंगे। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले प्लेंटिफ का ही नाम आएगा। रिटन स्टेटमेंट में भी प्लेंटिफ का ही नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये प्लेंटिफ हमने इमेजिन किए हुए हैं, तो हमने कुछ भी लिख लिया। बी एस, सन ऑफ टी एस, एज 30 ईयर्स ओल्ड, कास्ट PQR, और रिसाइड कहाँ कर रहा है? UVW कॉलोनी, कोई ऐसी सिटी स्टेट है वहाँ कर रहा है कौन? प्लेंटिफ। हमारा लग गया वर्सेस। उसके बाद हमें डिफेंडेंट की डिटेल्स देनी है। डिफेंडेंट की डिटेल्स हमने दी है, वही इमेजिनरी फैक्ट्स हैं ये, सॉरी इमेजिनरी पर्सन है ये, मिस्टर केटी, सन ऑफ यूके, एज 32 ईयर्स ओल्ड, कास्ट JKL, डिसाइड करा है RK कॉलोनी सिटी, और उस स्टेट में यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या है? यहाँ डिफेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखेंगे, हाँ, अब उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सूट फॉर रिकवरी ऑफ, इतनी अमाउंट की रिकवरी कर रहे हैं हम, कितनी? 10,50,000। इतनी अमाउंट की रिकवरी के लिए हमने ये सूट फाइल किया है, सब्जेक्ट आ गया। अब ये उसके बाद आ गई अपनी कोर्ट फीस कितनी पेड की है, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया ये? यहाँ तक का हमारा हेडिंग और टाइटल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है, बॉडी ऑफ प्लेट। क्या चीज है बॉडी ऑफ प्लेट? क्या बताया मैंने? हमें यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है। चलिए, तो ये लाइन कभी भी लिखना मत भूलना कि द अबव नेम प्लेंटिफ सबमिट्स दैट। अगर रिटन स्टेटमेंट में लिखेंगे तो यहाँ प्लेंटिफ की जगह क्या आ जाएगा? डिफेंडेंट आ जाएगा। वो हम बाद में उसकी बात करेंगे, आज सिर्फ हम प्लेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? द अबव नेम प्लेंटिफ सबमिट्स दैट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट द प्लेंटिफ्स एड्रेस इज रिटन इन एज हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द प्लेंट एंड टू इंस्टीट्यूट दिस सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ। यानी कि जो ऊपर एड्रेस दिया गया है हेडिंग और टाइटल में, वही नाम के प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट कर दिया। दूसरा, दैट डिफेंडेंट केम एट माय प्लेस। अब दूसरा यहाँ से शुरू होती है असली बात, कि कह रहा है कि केम, डिफेंडेंट आया मेरे घर पे। कब आया? 1 मई 2022 को आया। कितनी मनी लेने के लिए आया? 10 लाख लेने के लिए आया। और कहता मैं इंटरेस्ट के साथ आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ रिटर्न कर दूंगा 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। फिर तीसरे पॉइंट कहता है दैट प्लेंटिफ नेक्स्ट डे एज पर प्रोमिसरी नोट। अब नेक्स्ट डे प्लेंटिफ ने क्या किया? प्रोमिसरी नोट के ऊपर 2 तारीख हो गई, नेक्स्ट डे जैसे 1 मई को आया, नेक्स्ट डे क्या बना? 2 मई 2022। अवॉर्ड कर दिया कितने का? 10 लाख का। किसको? डिफेंडेंट को। किस रीजन टू बिलीव के साथ? कि भाई ये मुझे रीपे कर देगा 10 लाख अमाउंट इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर डिफेंडेंट डज नॉट पे बैक द प्लेंटिफ। अब 1 साल बीत गया, प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो मुकर गया, लेकर पैसे वापस ही नहीं किए उसने। तो अब यहाँ क्या अराइज होगा? कॉज ऑफ एक्शन। ये हमारा कॉज ऑफ एक्शन का पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट से शुरू हो रहा है हमारा कॉज ऑफ एक्शन। क्या ये यहाँ दैट है भाई। ठीक है, दैट द कॉज ऑफ एक्शन अराइज टू फाइल द इंस्टीट्यूशन। इस केस को फाइल करने का क्या कॉज ऑफ एक्शन था? ये अराइज हो गया था उसी तारीख से जब प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट की थी डिफेंडेंट को कि भाई तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। द कॉज ऑफ एक्शन फर्दर अराइजेस ऑन 3 मई 2023 व्हेन द प्लेंटिफ सेंड अ लीगल नोटिस। और नहीं किए तो उसने क्या किया? लीगल नोटिस सेंड कर दिया कि डिफेंडेंट भैया अभी मुझे मेरी पेमेंट दे दे, एक साल पूरा हो गया। ठीक है, और 6th पॉइंट क्या कह रहा है? दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज फाइनली अराइजन
तो वो बोल रहा है कि ये कोज ऑफ एक्शन है वो मेरे फेवर में, यानी कि सॉरी मेरा फेवर मतलब प्लेंटिफ के फेवर में, और किसके अगेंस्ट हो गए, डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो गए। कब से, 2 मई 2023 से। यहाँ 2 मई 2023 क्यों आया, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 साल बाद कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा, अभी उसी दिन थोड़े ना शुरू हो जाएगा कोज ऑफ एक्शन। ठीक है, व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू मेक पेमेंट द सेम टू प्लेंटिफ, तो इसी वजह से भैया ये सूट हमने इंस्टीट्यूट कर दिया। अब 7th पॉइंट, that the value of the suit for purpose of court fee and jurisdiction is assessed, इतनी अमाउंट कोर्ट फी पेड करके स्टैम्प स्टूम्प लगा के हमारी इतनी अमाउंट बनती है। ठीक है, ये बोल रहा है प्लेंटिफ 7th पॉइंट तक। अब 8th में हमारा आ जाएगा जुरिस्डिक्शन, यानी कि वहां वैल्यूएशन की बात होगी अपनी। 7वें पॉइंट में क्या थी, वैल्यूएशन की बात हुई है कि इतनी वैल्यू बनती है हमारी, इतनी का हमें क्लेम चाहिए। अब 8th पॉइंट क्या कर रहा है, जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है ये, कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यहाँ रिसाइड करते हैं और यही कोज ऑफ एक्शन उसी सिटी में। सिटी लिखने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि जुरिस्डिक्शन का पता लग जाए। ठीक है, डिसाइड करते हैं, सेम कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वही डिसाइड करते हैं, वही कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, किसके बीच, बिटवीन द पार्टीज। ये देखो यहाँ पे भी आ गया ना, प्लेस सिटी स्टेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ, और ये क्या है, ये एरिया कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर आता है। तो इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन और ट्राई द प्रेजेंट सूट। इसीलिए कोर्ट के पास क्या है, इस केस को एंटरटेन करने का, ट्राई करने का क्या है, जुरिस्डिक्शन है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट। क्या हो रहा है, दैट द सूट इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हमने कहा था ना कि लिमिटेशन भी हमें देना होता है, लिमिटेशन का रीजन भी देना होता है। तो हमने कहा कि हमने कोई डिले नहीं किया सूट फाइल करने में, हमने तो लिमिटेशन के अंदर अंदर भाई सूट भी फाइल कर दिया। अब हम क्या मांग रहे हैं आपसे, रिलीफ मांग रहे हैं। रिलीफ के अंदर क्या होगा, इट इज देयर ऑफ प्रेयर दैट द ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास, क्या करे ऑनरेबल कोर्ट, पास कर दे हमारी डिक्री फॉर रिकवरी इतनी अमाउंट की। ये एक्स्ट्रा तो नहीं लग गई इसमें, देख लेना भाई, इतनी अमाउंट की हमारी डिग्री पास कर दे, इतने % इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, पर एनुअम के हिसाब से, जो 2 मई 2022 से लेकर अब तक की, अब तक जितना बन रहा है ना, उतने के साथ। ठीक है, किसके फेवर में करे, प्लेंटिफ के फेवर में कर दे और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कर दे। सेकंड पॉइंट भी वही कह रहा है, कोस्ट अवॉर्ड होनी चाहिए फेवर ऑफ प्लेंटिफ अगेंस्ट डिफेंडेंट। और तीसरा हमारा कहता है कि प्लेंटिफ कहता है और मुझे तो इतनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ और भी लग रहा है तो वो भी कर देना। ठीक है, यहाँ वो सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमें वेरिफिकेशन भी देना होता है। हमें किसे, प्लेंटिफ को। तो वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ सिविल सूट, ये खाली छोड़ना होता है क्योंकि सिविल सूट कौन हमें नंबर कौन देगा, कोर्ट देगा। प्लेंट आर ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू है, सच्ची है, बिल्कुल सही है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, विद द एडवाइस ऑफ माई एडवोकेट है, और दिस वेरिफिकेशन वेरीफाइड है प्लेंटिफ के थ्रू इतनी तारीख को इस जगह पर, और फिर देने होते हैं सिग्नेचर। तो वेरिफिकेशन यहाँ तक होता है अपना प्लेंट। प्लेंट के अंदर हमने सबसे पहले देखा प्लेंट होती क्या है, फिर हमने देखा कि प्लेंट को फाइल कौन करता है, हमेशा प्लेंटिफ फाइल करता है। उसके बाद हमने देखा हेडिंग और टाइटल। हेडिंग और टाइटल में कितनी चीजें आएंगी, कोर्ट का नाम आएगा, पार्टीज की डिटेल आएगी, सूट नंबर आएगा, कितनी फी पेड की, और सब्जेक्ट मैटर आएगा, और फिर हमारी आ जाएगी बॉडी ऑफ प्लेंट। बॉडी ऑफ प्लेंट के अंदर हमें फैक्ट्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोज ऑफ एक्शन, क्या कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। उसके बाद हमें लिखना होता है कि वैल्यूएशन, कितनी वैल्यूएशन का क्लेम कर रहे हो। फिर हमें लिमिटेशन देना होता है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं वो बताना होता है। और लास्ट में हमें रिलीफ और वेरिफिकेशन देकर प्लेंट को खत्म कर देना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगली लेक्चर में हम देखेंगे कि रिटन स्टेटमेंट, यानी कि डिफेंडेंट क्या तथ्य दे रहा है अपनी,
इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए हम रिटन स्टेटमेंट लिखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।